अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम इनहेरिटेंस के चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से डील करें। इनहेरिटेंस के बारे में आपने याद रखना है कि इट इज़ बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये डेफिनेशन इसलिए मेंशन किया ताकि आप इसको जेनेटिक्स के साथ कंफ्यूज ना करें, जबकि जेनेटिक्स जो होता है आपका वो होता है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको अक्सर औकात एमसीक्यू की स्टेटमेंट में सेट किया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स की डेफिनेशंस के अंदर डिस्टिंग्विश रखना है। ठीक है, अब जीन क्या होता है, जीन के बारे में याद रखना है कि इट इज़ बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम इसको कहते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डीएनए और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिटरमिन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वरना सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसी बीमारियां लग सकती हैं आपको। और इस बारे में याद रखना है कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स को भी बनाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके पास ये एक क्रोमोजोम ए है, एक एक क्रोमोजोम कह रहा हूँ, एक चीज़ आपके पास ए में बनी हुई है, एक चीज़ आपके पास बी में बनी हुई है। बताएं इनमें से क्रोमोजोम कौन सा है कंप्लीट? क्या इनमें से कोई, क्या ये क्रोमेटिड है या ये क्रोमोजोम है? बच्चे याद रखना है कि ये दोनों ही क्रोमोजोम हैं, और ये वाला जो क्रोमोजोम है ये दरअसल डुप्लीकेटेड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। और इस क्रोमोजोम की जो सेंट्रल हिस्सा कहलाता है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर, यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। याद रखना है। अब ये दो क्रोमोजोम्स मैंने आपके पास ड्रॉ किए हुए हैं, आपने याद रखना है कि ये आपके पिताजी का क्रोमोजोम है और ये आपकी माताजी का क्रोमोजोम है। दोनों से आपको एक एक क्रोमोजोम मिला है, इन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम्स। इन्हीं पर आपके जीन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर ए जीन है और यहाँ पर ए जीन है, और ये इनका लोकस है जिधर ये मौजूद हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। पापा जी आपके गुस्से में नज़र आ रहे हैं, माता जी आपकी जो है वो खुश नज़र आ रही हैं। ऐसा होता भी है, घरों में देखने को मिलता है। आपके पापा अक्सर गुस्से में रहते हैं बिकॉज ऑफ मोर टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तभी आप, और ये कंप्लीट एक सेट है। ठीक है, इसी तरह के 23 मजीद मौजूद होंगे, तो इससे आप डिप्लॉयड बन जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। 23 ये सारे मिल के बना देते हैं 23 के 23 46 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड स्टेज के अंदर। अभी डिप्लॉयड हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। पोजीशन लोकस जो होता है वो आपने याद रखना है कि इट इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। जीन की क्या पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, ये स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, तभी मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। ऐसे इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है इनमें, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। अलील के बारे में याद रखना है कि इट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं कि इट इज अलील। और याद रखना है कि ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, इट कैन बी डोमिनेंट एंड इट कैन बी रिसेसिव। डोमिनेंट अगर होगा तो वो कैपिटल लेटर से बायोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर रिसेसिव होगा तो स्मॉल लेटर से। होमोजाइगस का क्या मतलब है? होमोजाइगस नाम से समझ आ रही है, होमो यानी कि सेम, सेम जाइगोस, सेम जाइगस, सेम जाइगोट, जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। तभी मैंने मेंशन किया कि बोथ अलील्स आर सेम। इसमें देखें आप, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नजर आ जाए तो आपने कह देना है कि वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस में तो डोमिनेंट रिसेसिव का आता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जब हेट्रोजाइगस को डील करते हैं तो हेट्रोजाइगस के अंदर कोई डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हेट्रोजाइगस सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस ही होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई बंदा कहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस रिसेसिव, ऐसे नहीं होता। होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव तो होता है, लेकिन हेट्रोजाइगस सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस ही होता है, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये दरअसल डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, इसमें रिसेसिव और डोमिनेंट कैटेगरी नहीं आती। और याद रखना है कि इसमें एलील्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब सिस्टर क्रोमाटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में आप क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टर क्रोमाटिड्स कौन से होते हैं। याद रखना है कि एक ही क्रोमोसोम पर रहने वाले जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो दरअसल सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के अंदर अगर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स का कंपैरिजन करें तो वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाती हैं, लेकिन उनमें शर्त यह है कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम की होती हैं। साथ ही आपको लोकस नजर आ रहा है डिफरेंट जीन्स का, जैसे कि ए कैपिटल ए ये होमोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी ये हेट्रोजाइगस है, इसका जो लोकस है वो नीचे मौजूद है। कैपिटल सी इसका भी लोकस साथ ही मौजूद है नीचे की तरफ। और स्मॉल डी कैपिटल डी ये हेट्रोजाइगस है, स्मॉल ई कैपिटल ई ये भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल एफ ये होमोजाइगस है, और ये इस जीन पेयर का लोकस है। ठीक हो गया बच्चों? अब क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन में आपने याद रखना है कि ये कि 1 कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताएंगे कि ये 1 कैपिटल एन दरअसल डीएनए का मॉलिक्यूल जो इस क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट अ मिनट, ये जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, तो ये क्योंकि एक मौजूद है तो इसको हम कहेंगे इट इज द 1 कैपिटल एन वाला। स्मॉल एन नहीं लिखना, उसको मैं भी आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, यू क्रोमाटिन कंडेंस्ड फॉर्म होती है सेल डिवीजन के अंदर। अब अगर इस क्रोमोसोम को देखें तो आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम के अपर आर्म और लोअर आर्म अगर देखें तो उसको कलेक्टिवली कहते हैं कि इट इज द क्रोमाटिड, जबकि इसका सेंट्रल पोर्शन कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर। और इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं क्रोमोमियर्स।
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजर भी कुछ क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, तो आप ये भी याद रखेंगे कुछ क्रोमोसोम्स में ये मौजूद होता है। अब मैं आपको बताता हूँ स्मॉल एन कैपिटल एन का डिफरेंस। देखिए बच्चों, स्मॉल एन रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए, जैसे मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर स्मॉल एन के साथ कोई फिगर अटैच है, जैसे 2 अटैच है, 6 अटैच है, तो आप बताएंगे कि उतने ही दरअसल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जैसे अगर यहां पे 2 अटैच है विद स्मॉल एन, तो आप बताएंगे यहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जस्ट अ मिनट, कि यहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर कैपिटल एन आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो आप बताएंगे इट इज द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जैसे आपने पिछली डायग्राम के अंदर देखा। और अगर इसके साथ कुछ फिगर अटैच हो तो आप बताएंगे कि उतने ही डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर 2 का फिगर अटैच है तो बताएंगे 2 डीएनए मॉलिक्यूल, अगर 6 का फिगर अटैच है तो बताएंगे 6 डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस चीज़ों को याद रखना है। जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसमें 2 क्रोमाटिड्स हैं और दोनों के अंदर एक एक क्रोमोसोम मौजूद, एक एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 2n है और इसमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। होप सो ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। अब अगर नीचे चलें कि मजीद डेफिनेशंस की तरह, तो कैरियोटाइप को याद रखना है, इट इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन पूल के बारे में याद रखना है कि ये पॉपुलेशन के तमाम जीन्स हैं, जबकि जीनोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है एक इंडिविजुअल का। अपने आप को कंसिडर करें, आपका जो पूरे के पूरा जीन सिस्टम है उसको हम कहते हैं जीनोम। जबकि अगर आप किसी घर में रहते हैं और आपकी ढेर सारे अफराद रहते हैं, जैसे आपके मामू भी, आपकी मामी आप ही के घर में रहती हैं, तो अगर उसको एक पॉपुलेशन कंसिडर कर लें और उनके तमाम जीन्स को कलेक्टिवली देखें तो वो क्या कहलाता है, वो जीन पूल कहलाता है। याद रखना है, भूलना नहीं। जीनोटाइप को बोलते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ जीन। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि वो होमोजाइगस हो सकता है कैपिटल ए, और हेट्रोजाइगस हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए। फिनोटाइप को याद रखना है कि वो एक्सप्रेशन कहलाती है उस जीन की। जैसे कि आपको मैं बताता हूं ट्रेट में और फिनोटाइप में डिफरेंस। जैसे आपकी हाइट जो है दैट इज अ ट्रेट, लेकिन वो किस तरह की हाइट है, वो टॉल है या फिर आप शॉर्ट स्टेचर्ड के बंदे हैं, तो ये आपकी जो अपीयरेंस होगी वो आपका फिनोटाइप कहलाएगी। इसके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो मेरे से पूछना जरूर है, हिचकिचाना नहीं है। अब मैंने आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की कंफ्यूजन क्लियर करनी है। अब आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, अभी आप इस क्वेश्चन को जो है वो फॉरगेट कर दें, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को जहन में रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म हैप्लॉयड, ठीक है। नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, नंबर ऑफ, ठीक है। अब इसको हम बाद में पढ़ते हैं जब इस टेबल को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ह्यूमन को अंडरस्टैंड करते हैं, यही हर जगह पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सिंपल होता है। ह्यूमन का जो सोमैटिक नंबर है उसमें एन, यानी एन ऊपर बताया क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है टोटल 2। तो अब मेरा सवाल यह है कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा। मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि है यहां पर 23। ये मेरे पास एक सेट की वैल्यू आ गई, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की। अब याद रखना है कि मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के अंदर डिफरेंस होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द सोमैटिक नंबर, जबकि मोनोप्लॉइड का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, मोनो में एक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि हैप्लॉइड जो होता है उसका मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ सोमैटिक। जैसे कि अगर ह्यूमन में 46 नंबर है किसका, आपके सोमैटिक नंबर है, तो इसको जब 2 से डिवाइड कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो ये दरअसल मेरे पास हैप्लॉइड नंबर आ जाएगा, जो यहां पर इस वक्त बनता है 23। अब वीट से अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। वीट में जो आपका सोमैटिक नंबर है वो दरअसल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर कितने क्रोमोसोम बना रहे हैं, 42। अब सवाल ये आता है कि एक सेट यानी कि मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर कितना है। आपने यहां पर दरअसल एन का नंबर कैलकुलेट करना है। एन का नंबर अगर जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 6। 6 7 आर 42, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट कर रहा है 7 के ऊपर। और हैप्लॉइड मैंने आपको बताया है हाफ द सोमैटिक नंबर, यानी कि सोमैटिक नंबर अगर वीट के केस में 6n है तो इसका हाफ होगा बाय 2। 2 3 आर 6, 3n होगा 42 का हाफ, जिसको हम कहते हैं 21। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन अब क्लियर हो गई होगी। यही मैंने आपको समझाना था डिफरेंस, और ये आई होप कि आपको क्लियर होगा। जैसे आप अगर वीट स्पर्म्स बनाता होता तो उसके जो जर्म, जो आपका गेमीट्स बनाता होगा, तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो 3n होगा। क्यों? क्योंकि हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म हैप्लॉइड। मोस्ट अप्रोप्रिएटली यानी कि एक ही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें आंसर नहीं होता। नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हम बोलते हैं इट इज द मोनोप्लॉइड, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ये कहलाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, नहीं, ये तो आपका टोटल कह लो कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। वीट के अंदर जैसे मैंने बताया 6n होता है, और आपके जो ह्यूमन है उसके अंदर डिप्लॉयड होता है।
सी पे चलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट इन हाफ देन गेमेटिक नंबर, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। गेमेटिक नंबर का भी अगर हाफ कर दोगे तो वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, गेमेटिक नंबर खुद ही हाफ होता है दरअसल सोमैटिक नंबर का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमैटिक नंबर, बिल्कुल ये वो स्टेटमेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए कि हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ द सोमैटिक नंबर। ये मोनोप्लॉइड्स से कंफ्यूज नहीं करना, मोनोप्लॉइड का मतलब है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ सोमैटिक नंबर। ठीक है बच्चों, इसको रिलेट करके रखिएगा और कंफ्यूज नहीं करना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस ये वो चीज है जो आपकी इस जेनेटिक्स के चैप्टर की बेस बनाएगी। और मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपने याद रखना है किस बंदे का नाम, ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, मैं इसका नाम जानबूझ के ये जॉन की जगह जोहान बोलता हूँ बिकॉज आई लाइक मिस प्रोनाउंसिएटिंग हिज नेम, क्योंकि इस चैप्टर ने मुझे बड़ा गंदा तंग किया था जब मैं एमडी कैट की तैयारी कर रहा था। खैर, आपको तो तंग नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसमें परेशानियां झेली हुई हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप वो परेशानियों से ना गुजरें। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे और इसने जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया था वो था पाइसम सेटिवम। ये इसका साइंटिफिक नेम है, किसका भला? मटर के पौधे का, मटर के पौधे का। जैसे मटर पुलाव, मटर कीमा खाते होंगे आप डेफिनेटली, बड़ा मज़ेदार सालन के नाम बोले मैंने। खैर, अब ये तो इसने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया। सवाल ये आपसे आता है कि इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर ये सेट किए जाते हैं ये जो सेंटेंसेज हैं कि मेंडल ने इसी पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया। वो कोई और ऑर्गेनिज्म भी तो सिलेक्ट कर सकता था, वो कोई और प्लांट भी तो सिलेक्ट कर सकता था। आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसको कल्टीवेट करना ईजी होता है और इस पी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल होती हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पॉसिबल होती है इसके अंदर, मतलब ये कि आप अपने घर के बैक यार्ड के अंदर इसको बहुत ईजिली जो है वो ग्रो कर सकते हैं और इसके हाइब्रिड्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। और बहुत ज़रूरी होता है कि इसके इस तरह के ऑर्गेनिज्म के हाइब्रिड्स जो हैं वो फर्टाइल हों, वरना इसको आगे से आगे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि जनरेशन टाइम जो है वो इसका शॉर्ट हो जाता है, यानी कि कम समय के अंदर, कम वक्त के अंदर आप बहुत से पी प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। अब पी के कैरेक्टर्स को डील करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस दरअसल यहीं से बन रहे होते हैं। जो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं वो पी के कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और साथ उनके फिनोटाइप्स हैं। ये और डोमिनेंट होता है इसमें एक फिनोटाइप और एक इसका रिसेसिव फिनोटाइप होता है। याद रखना है कि फिनोटाइप दरअसल ट्रेट की फर्दर फॉर्म होती है। ट्रेट, जैसे मैंने आपको उस पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि ट्रेट है दरअसल आपकी हाइट, आपका लंबा होना या छोटा होना वो आपका फिनोटाइप है, क्योंकि वो लोगों को नजर आ रहा होता है। आपको कोई आपसे ये नहीं कहता कि आपकी हाइट जो है वो, आपकी हाइट हम देख रहे हैं, नहीं, कोई ये कहता है कि तुम कितने लंबे हो या तुम कितने स्मॉल हो, वो लोगों को नजर आ रहा होता है। तो जो चीज़ नजर आ रही है वो चीज़ फिनोटाइप है, लेकिन किसकी फर्दर फॉर्म है? ट्रेट की या कैरेक्टर की। तो प्लांट के इस ट्रेट के अंदर, पी प्लांट के इस ट्रेट्स के अंदर सबसे पहले स्टेम लेंथ आता है, जिसमें डोमिनेंट फिनोटाइप होता है इसका टॉल होना और रिसेसिव फिनोटाइप होता है इसका डुवार्फ होना। जबकि पॉड शेप की अगर बात करें, इस पॉड शेप ट्रेट की, तो इसमें डोमिनेंट होता है इसका इन्फ्लेट होना और रिसेसिव होता है इसका कंस्ट्रिक्टेड होना। बस इसको याद रखते जाएं और इसी से क्वेश्चंस मैक्सिमम डील कर रहे होते हैं, मुश्किल नहीं है। सच आपको एमसीक्यू की स्टेटमेंट में साथ मेंशन किया होगा तो आपके लिए इजी होता जाएगा। सीड शेप की बात करें तो ये तो बहुत ही फेमस, राउंड इसका डोमिनेंट फिनोटाइप है और रिंकल्ड इसका जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप है। सीड कलर जो ट्रेट है उसका येलो डोमिनेंट फिनोटाइप है और ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन जो है वो इसका रिसेसिव फिनोटाइप है। फ्लावर कलर की अगर बात करें तो पर्पल डोमिनेंट और वाइट जो है वो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो वो एक्सियल डोमिनेंट फिनोटाइप है और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव फिनोटाइप है। पॉड कलर की बात करें तो इट इज ग्रीन इन केस ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप और येलो इन केस ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप। तो यहां से सवाल बन रहे होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से भी, डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी, उनको भी आगे डील करेंगे, लेकिन ये आपने चीजें याद रखनी है। इसको एक टेबल की फॉर्म में क्लोज कर देते हैं जल्दी से ताकि हम चीज़ों को अच्छे से रिलेट करके पढ़ सकें। इसको अच्छे से इनक्लोज करते हैं ताकि, जस्ट अ मिनट, और इसको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में जी बच्चों, ये हमने इसको टेबल में इनक्लोज कर दिया। अब आपको चीज़ होपफुली अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। एक बात याद रखनी है कि ये जो पी प्लांट के ट्रेट होते हैं ये सारे के सारे डिस्टिंग्विश होते हैं, इनमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होती। तभी तो मेंडल कभी कंफ्यूज हुआ ही नहीं। वो लकी था कि उसको जितने भी ट्रेट स्टडी करने को मिले उसमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिली थी। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती तो वो खुद भी कंफ्यूज रहता और आज हम भी कंफ्यूज होते। लकीली उसको तमाम के तमाम कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर शो हुए ट्रेट्स। पी के टोटल आपने याद रखना है कि टोटल 7 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि इसके जो ट्रेट के जीन्स होते हैं, यानी कि वो जीन्स जो इन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इन 7 में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। दोबारा सुने,
वो जीन्स जो इन ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो इन 7 में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 कंटेन करता है सीड कलर को और फ्लावर कलर को, जबकि क्रोमोसोम नंबर 4 कंट्रोल करता है आपके स्टेम लेंथ को, पॉड शेप को और फ्लावर पोजीशन को, जबकि आपका क्रोमोसोम नंबर 5 कंटेन करता है पॉड कलर ट्रेट के जीन्स को, और जो आपका क्रोमोसोम नंबर 7 है वो कंटेन करता है आपके सीड शेप ट्रेट के जीन्स को। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसमें आपने ये टेबल को लाजमी याद रखना है, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस डील कर रहे होते हैं हम। और ग्रिगोर जोहान मेंडल का बहुत शुक्रिया जो इसने आज जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद की। अब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ना है। ये मेंडल के वो लॉज हैं जिनको हम वरासती कवानीन बोलते हैं, वरासती कवानीन, वरासती इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि इनहेरिटेंस के लॉज। और याद रखना है कि इसमें जो पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसमें सेग्रीगेशन की टर्म का क्या मतलब है वो आप याद रखेंगे कि उसका मतलब होता है सेपरेशन। अब किन की सेपरेशन होती है वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा, लेकिन आपने याद रखना है कि सेग्रीगेशन की टर्म जो है वो सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक टर्म जो हम बार बार एसोसिएट करते हैं इस चैप्टर में, उसका मतलब वो होती है एक ट्रू ब्रीडिंग की टर्म। आपने याद रखना है इस ट्रू ब्रीडिंग टर्म का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जो अपने से ही क्रॉस कर सकता है, यानी कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। जैसे पी प्लांट में ये खसूसियत थी, तभी तो मेंडल के लॉज में, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें ये एक मेन पॉइंट था, मेजर पॉइंट था कि ये जो पी का प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है, यानी कि अपने से ही क्रॉस करके आगे फर्दर इंडिविजुअल्स बना सकता है, फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मुराद मेरी ये है कि वो दो पी प्लांट्स जो एक ट्रेट के अंदर डिफर करते हैं, यानी कि सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस को स्टडी करने वाले हैं हम। अब आपने इस किसी भी चीज़ को फर्दर अंडरस्टैंड करने से पहले, इस तमाम क्रॉस को अंडरस्टैंड करने से पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ, वो है ये आपकी डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन और ये स्टेटमेंट जो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर मुकम्मल कंप्लीट बैठती है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो क्रॉस को समझना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। शुरू से पढ़ते हैं। द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स for each trait in an individual, एक इंडिविजुअल में टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स for each trait segregate separate from each other at meiosis। किस स्टेज पे? at meiosis, so that each gamete receives only one of the two alleles। अब यहां तक जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो कोएग्जिस्टिंग एलील्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे मेयोसिस के अंदर एक दूसरे से, ताकि एक गमीट को उन दोनों में से एक एक एलील मिले। ठीक है, समझ में आ गया। एलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे रैंडम फर्टिलाइजेशन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ बिकॉज वी डोंट नो, ये तो कुदरत के कानून है कि कब फर्टिलाइज करेंगे दोनों गमीट्स जाकर, ऑफ गेमीट्स व्हेन ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया, अभी तक मे भी कुछ लोगों को समझ आ गई हो, कुछ लोगों को ना समझ आई हो, लेकिन जिनको नहीं समझ आई उनके लिए हम पूरा का पूरा क्रॉस जो है वो दोबारा से स्टडी करेंगे, बिल्कुल एफएससी की तरह। अब आप देखें गौर से, आपके पास ये पेरेंटल जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं P1, और इसको जो है ये सबका पेरेंट बोलते हैं। इसमें जो राउंड है वो बिल्कुल जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, यानी कि कैपिटल आर वाला राउंड है, और जो रिंकल है वो स्मॉल आर वाला। अब मुझे बताएं कि ये किस तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, जो कैपिटल आर है वो 100% आर वाले जीन प्रोड्यूस करेंगे, 100% कैपिटल आर वाले जीन, और जो रिंकल्ड वाले हैं वो 100% जो है वो स्मॉल आर वाले जीन। अब अगर ये हेट्रोजाइगस होते फिर तो 50-50 वाला कॉन्सेप्ट आता, लेकिन अभी यहाँ पे ये 100% ही एक जैसे एलील्स प्रोड्यूस करेंगे, तो हम कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर एक ही दफ़ा मेंशन कर रहे हैं। फिर ये दोनों जब आपस में मिलाप करते हैं तो हमारे पास फिनोटिपिकली राउंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। जो फिनोटिपिकली राउंड इंडिविजुअल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो आपने याद रखना है कि वो हेट्रोजाइगस होता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये हेट्रोजाइगस है। फिनोटिपिकली राउंड क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर कंप्लीटली डोमिनेंट है। अब इसको बोलते हैं F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मेंडल ने ये किया कि इसने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करवा दिया। अब जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें वो अबव स्टेटमेंट अप्लाई होती है कि दो को एग्जिस्टिंग एलील्स, आपको नजर आ रहा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर जो है यहाँ पर को एग्जिस्टिंग एलील हैं, सेग्रीगेट करेंगी, सेपरेट करेंगी एक दूसरे से। एक गेमीट के अंदर फिर एक तरह का जीन आएगा, जैसे आपको नजर आ रहा है कैपिटल आर एक में, एक गेमीट में, और स्मॉल आर एक गेमीट में, और फिर एक वक्त आएगा जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन करके ये वाले इंडिविजुअल्स बनाना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी दोबारा गेमीट प्रोड्यूस करेगा, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर एक गेमीट होगा, और फिर जब ये फर्टिलाइज करेगा इन दोनों के साथ तो ये वाले इंडिविजुअल्स बनेंगे। आपने देखा है कि ये जो कैपिटल आर है, ये वाला कैपिटल आर सबसे पहले क्रॉस कर रहा है इस कैपिटल आर के साथ, तो इंडिविजुअल बन रहा है कैपिटल आर। ये वाला कैपिटल आर दोबारा से जब इस आर के साथ क्रॉस कर रहा है तो ये वाला इंडिविजुअल बन रहा है। जब ये वाला आर इस आर के साथ क्रॉस कर रहा है तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंडिविजुअल बन रहा है। जब ये वाला आर दोबारा से इस आर के साथ क्रॉस कर रहा है तो ये इंडिविजुअल बन रहा है। अब आपने ये जो नीचे मैंने रेशियो लिखी है इसको याद रखना है कि कैपिटल आर
स्मॉल आर जो है वो 2 के रेशो में है, यानी कि ये 2 हैं, और कैपिटल आर 1 है, और स्मॉल आर 1 है, और इसको बोलते हैं F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितनी खिचमिचड़ी सी बन गई है, ये देखें कितने ज़्यादा ये मकड़ी का जाला बनने लगे हैं। अब इससे बचने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बायोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं पुनीत सुपरस्टार का स्केयर यानी कि हम इसको बोलते हैं पुनित स्केयर। और पुनिट स्केयर में होता ये है कि हम इन गेमीट्स को, ये जो इन इंडिविजुअल्स ने बनाए हैं, डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स ने, हम क्या करते हैं कि इनको सेपरेटली साइड पे लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ को साइड पर, लेफ्ट साइड पर, कुछ को टॉप पर, और फिर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो हमारे पास ये इंडिविजुअल बनता है। जस्ट अ मिनट, ये वाइट इज टू फैट, वाइट इज टू थिक, एंड जब आपका कैपिटल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर ये वाला बन जाएगा, और जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा तो ये इंडिविजुअल, और जब कैपिटल आर स्मॉल आर से ये वही रेशो है जो हमने पीछे यहाँ पे ड्रॉ किया है खिचमड़ी सी बना के, और यहाँ पे पुनिट स्केयर में जल्दी से इसको बता दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो आपने बड़े गौर से देखनी है, क्योंकि यहीं से मोस्टली सवाल बन रहे होते हैं कि इसका फिनोटिपिक रेशो क्या है। फिनोटिपिक पता होना चाहिए आपको कि राउंड, और यहाँ पर जो कंपेरिजन करने की कोशिश कर रहा है वो राउंड और रिंकल का कंपेरिजन करने की कोशिश कर रहा है। राउंड यहाँ पर डोमिनेंट है, रिंकल यहाँ पर 1 है। अब बड़े गौर से देखें, ये भी राउंड है, ये वाला भी राउंड है, ये वाला भी राउंड है, लेकिन ये रिंकल है। तो राउंड का कितना आया 3 आउट ऑफ 4, और रिंकल का कितना आया 1 आउट ऑफ 4। तो मैंने ये रेशो यहाँ पे लिख दी, जिसको हम मिटा देते हैं कंफ्यूज ना हो आप ताकि। तो अब आपने ये रेशो याद रखनी है, ये बहुत पूछी जाती है कि फिनोटिपिक रेशो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसी के साथ जो है वो जीनोटिपिक रेशो आपसे पूछी जाती है। जीनोटिपिक रेशो आपने याद रखना है, उसमें जीनोटाइप्स का कंपेरिजन होता है, किस किस तरह के जीनोटाइप्स पाए जाते हैं। जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आर है, एक ही आपको नजर आ रहा है, जबकि हेट्रोजाइगस जो है, हेट्रोजाइगस के साथ आपको बताया था डोमिनेंट रिसेसिव की टर्म यूज नहीं करनी है। हेट्रोजाइगस आपको नजर आ रहा है कि वो ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये जीनोटिपिक रेशो आपने याद रखना है 1 to 1 होता है, और फिनोटिपिक रेशो जो है वो राउंड रिंकल होता है। ऊपर स्टेटमेंट्स जो मैंने मेंशन किए वो भी याद रखनी है। टेस्ट क्रॉस क्यों होता है? टेस्ट क्रॉस बच्चों याद रखना है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि हम जीनोटाइप चेक करें ऑफ द फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। जैसे राउंड यहाँ पर फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ये वाला राउंड है या फिर ये वाला राउंड है। इसके लिए हम ये टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, जिसमें एक चीज जो है वो बड़ी परमानेंट होती है, वो है रिसेसिव पी। आप देखें कि ये वाला कभी भी जो है वो रिसेसिव नहीं हो सकता। रिसेसिव हमेशा इस जीनोटाइप के साथ होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला भी जो है और ये वाला भी जो है ये एक ही है, जबकि यहाँ पे जो राउंड है वो डिफर कर रहा है। इसके साथ मैं क्रॉस करवाता हूँ तो आपको देखा है कि 100% जो है वो राउंड इंडिविजुअल, हाँ राउंड फिनोटिपिकली राउंड प्लांट्स पी प्लांट्स आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो तो आपने याद रखना है कि जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम राउंड आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो कि 50% राउंड और 50% रिंकल आ जाए, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है पुनिट स्केयर बनाने के बाद, तो 50% राउंड है और 50% रिंकल है, तो आपने याद रखना है कि ये इंडिविजुअल जो होगा ये हेट्रोजाइगस होगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? उस इंडिविजुअल की जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल है, यानी कि टेस्ट क्रॉस हमें जीनोटाइप बताता है उस इंडिविजुअल का जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है यहां पर। अब आपने याद रखना है कि मेंडल ने इन यूं कह लें कि इन जीन्स के लिए जो टर्म पहले इस्तेमाल की थी वो एलिमेंटेंस की थी, बाद में जो हैनथन आ गया था और उसने जो है उनको जीन्स का नाम दे दिया था। जी बच्चों, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में याद रखना है कि बिल्कुल सेग्रीगेशन की तरह यहां पर असॉर्टमेंट का मतलब भी क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है। यहाँ पे मैंने रेफर कर दिया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे अप्लाई होता है, जबकि आपने याद रखना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला विरासती कवानीन है, ये आपके डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड और सो ऑन जितने आप ट्रेड्स को स्टडी करना चाहते हैं उसमें जो है वो ये अप्लाई हो सकता है। अब बिल्कुल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरह यहाँ पर भी हम डील करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को, इस सारे को नीचे ले जाते हैं, इस गंदी सी चीज़ को, और यहाँ पर जो है हम प्लेस कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट को। अब देखिए स्टेटमेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सबसे पहली बात को याद रखना है, तभी तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। देखिए, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर alleles assort independently of each other into gametes। अब इसमें ना मैं एक लफ्ज़ को हाईलाइट करने लगा हूँ, ऑफ ईच अदर इनटू गेमीट्स। बताता हूँ अभी इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहली चीज़ को देखें, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस। अब ये कैसे है ज़रा गौर से देखना है। देखिए, ट्रेड्स हमारे पास हैं यहाँ पे सीड कलर के और सीड शेप के। सीड कलर याद करें, पहला लेक्चर मेंडेलियन इनहेरिटेंस का बताया था कि सीड कलर में येलो जो है वो डोमिनेंट होता है, जबकि ग्रीन जो है वो रिसेसिव होता है। सीड शेप में बताया था राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है, सीड शेप में बताया था रिंकल जो है वो रिसेसिव होता है। अब कैसे ये 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स फॉलो हो रहे हैं, याद रखना है। P1 पेरेंटल जनरेशन जो कि है इस वक्त ट्रू ब्रीडिंग, ये क्योंकि ये आप कैपिटल आर वाई ये जो है सारा बताइए ट्रू ब्रीडिंग किस तरह से है, क्योंकि ये खुद आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन से जो है अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी इसको हम सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। अब इन दोनों का जब आपस में क्रॉस होता है ना, तो आपने ये चीज़ को देखना है कि इसमें जो राउंड है और येलो है,
इसमें आप देख रहे हैं कि दो ट्रेड्स फॉलो हो रहे हैं, कितने, दो ट्रेड्स। सिमिलरली यहां पर देखें तो एक रिंकल्ड है और एक ग्रीन है। इसमें स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई आपके जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखें, इसमें भी दो ट्रेड्स हैं जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो हो रहे हैं, तो ये कंट्रास्टिंग हो गए ना। और यही बात ऊपर लिखी हुई है कि दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, और नीचे भी ऐसे ही हम कर रहे हैं कि दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स जो हैं उनको सेम क्रॉस में फॉलो करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ें आपने बड़ी गौर से अंडरस्टैंड करनी है कि गेमीट्स किस तरह से बनते हैं। बच्चों देखो, ये वाला है ना, इसको जरा यहाँ पे करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कूड़े वाली हैंड राइटिंग से समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपके गेमीट्स हैं किस तरह से बनते हैं। देखो बच्चों, इसमें अब ये जो नेक्स्ट बात है ना ये वाली, कि देयर एलील्स सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इनटू गेमीट्स। देखें अब इसमें ये जो आर, कैपिटल आर वाला है ना, कैपिटल आर जो है ये जाकर इससे भी जाकर अपने लिंक बना सकता है और इससे भी जाकर लिंक बना सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये इंडिपेंडेंट होगा इसकी इनके असॉर्टमेंट के साथ। क्या कहा मैंने कि ये कैपिटल आर जाकर इस स्मॉल कैपिटल वाई के साथ जाकर लिंक बनाएगा और यही कैपिटल आर जाके दूसरे कैपिटल वाई के साथ लिंक बनाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अदर पार्टनर जो इसके साथ है। सिमिलरली जो ये वाला है, ये इसके इंडिपेंडेंट जाकर इनसे असॉर्ट करेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई बनाएगा। अब देखिए 100% गेमीट्स एक ही तरह के, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही दफ़ा में मेंशन कर दिया इसको। अब ये मैंने आपको समझा दी चीज़, सेम जो चीज़ है वो दूसरे के लिए अप्लाई होती है कि ये जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये किस तरह से गेमीट्स को बनाता है। तो इसमें ये गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें अब आपने याद रखना है कि ये जब लिंक करेंगे, जब फर्टिलाइज करेंगे आपस में, तो इससे जो आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो तमाम की तमाम राउंड येलो होगी। सिंपल सी बात है, आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था कि कंप्लीटली डोमिनेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है किसमें, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखें दोनों फिनोटाइप्स जो हैं वो डोमिनेंट वाले शो हो रहे हैं, इसमें कोई भी रिसेसिव फिनोटाइप शो नहीं हो रहा। अब मेंडल ने क्या किया कि ये जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए इनको आपस में क्रॉस करवा दिया, इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, और अब ये जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे आपने याद रखना है कि ये जो कैपिटल आर और ये जो स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर के पास पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये इस स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट जाकर इससे अपनी लिंक बनाए और इस वाले वाई से अपनी लिंक बनाए। ये जो कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है, जब ये लिंक करते हैं आपस में तो ये वाला गेमीट प्रोड्यूस होता है। जब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से लिंक करता है तो ये वाला गेमीट प्रोड्यूस होता है। फिर जब ये वाला स्मॉल आर इस कैपिटल वाई से लिंक करता है तो ये वाला गेमीट प्रोड्यूस होता है, और ये जब स्मॉल आर इस दूसरे वाले वाई से लिंक करता है तो ये वाला गेमीट प्रोड्यूस होता है। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये वाला, और दोनों जो है अपने इंडिपेंडेंट गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब होप सो जो मैंने ऊपर बात लिखी हुई है कि देयर एलील्स सॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर इनटू गेमीट्स, इसमें ईच अदर जो है वो अपने दूसरे पार्टनर की बात कर रहा है कि दूसरे पार्टनर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वो अपने गेमीट्स को प्रोड्यूस करेगा। एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो भी यहीं पे सुन लें कि जितने हेटेरोजाइगस पेयर आपको नजर आएंगे, जैसे एक कैपिटल आर स्मॉल आर ये एक हेटेरोजाइगस पेयर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरा हेटेरोजाइगस पेयर है, इतने ही आप यहाँ पर 2 की पावर n की जगह पे पुट कर देंगे। जब 2 की पावर n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि इतने गेमीट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। देखें जैसे 4 आंसर आए तो 4 गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। अगर मजीद हेटेरोजाइगस पेयर्स हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, यहां पर अगर हो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहां पर हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल डुआफ वाला आ जाता है। तो अब देखें कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, 1 2 3, एक 2 की पावर n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे। तो आपने उसको ड्रॉ करके देख लेना है, ठीक है। अब ये मैंने बात आपको कम्युनिकेट कर दी। अब ये जब आपस में क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे, तो मैंने अब इतनी खिचड़ी यहाँ पे नहीं बनाई जैसे मैंने पिछली लास्ट टाइम बनाई थी, यहाँ पे मैंने पुनेट स्क्वायर बना दी है। अब आपस इसमें जो आपने मेन याद रखना है कि ये वाला एक आपने याद रखना है और एक ये वाला याद रखना है। कभी कभार इसकी जो रेशो है ना 16 के अंदर से पूछ ली जाती है। और एक और बात याद रखें कि टोटली ये इंडिविजुअल्स कितने हैं, 16। अब इसमें मेंडल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी थोड़ा सा अप्लाई होता है। किस तरह से आपने इसको स्टडी जरूर कर लेना इस टेबल को, कि किस तरह से मैंने देखें, जैसे इसको मैंने इससे असॉर्ट करवाया तो ये बना, इसको मैंने इससे असॉर्ट करवाया तो ये बना, इसको मैंने इससे लिंक करवाया तो ये बना, ये तो फिर ये, और जब इसको लिंक करवाया इससे तो फिर ये बना। ये सारे अपने इंडिविजुअल्स को देख लेना है। इसमें राउंड येलो कितने हैं आपने फिनोटाइपिक रेशियो को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिए इसमें जो राउंड येलो है वो 16 के अंदर से टोटल 9 है, और जो राउंड ग्रीन है वो 16 के अंदर से टोटल 3 है। जो रिंकल्ड येलो है वो 16 के अंदर से टोटल 3 है। रिंकल्ड ग्रीन जो है वो 16 के अंदर से टोटल 1 है। अब इस खिचड़ी से बचने के लिए ना हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है जिसको मैंने यहां पे अप्लाई किया है, और बगैर इस पुनेट स्क्वायर को देखे मैं ये आंसर तक पहुंच सकता हूं कि कितने राउंड येलो बनने वाले हैं, किस तरीके से। अब आपने गौर से देखना है। देखें अब अगर मुझे ये जानना है ना कि राउंड येलो कितने बनेंगे, मैं जाऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के F2 की तरफ। आप दोबारा से जाकर उस लेक्चर को सुन सकते हैं और उसके हैंड आउट्स में से दे सकते हैं कि F2 जो था उसमें 3:1 का रेशो आया था
डोमिनेंट और रिसेसिव का। 3-1 जो थे वो राउंड प्रोड्यूस हुए थे, जबकि 1 जो था वो रिसेसिव प्रोड्यूस हुआ था। वो क्या था, वो ग्रीन था। तो ये आपको डेफिनेटली याद होगा। तो इसमें से क्या पता चला हमें, इसमें से ये पता चला कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप की अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है वो 75% है आउट ऑफ 100। अगर 75% है तभी मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है वो 100% बना रहे हैं ना, तो 3 जो है वो 75% होगा, एक जो है वो 25% होगा। तो 75% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर हो, जबकि 25% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि रिसेसिव फिनोटाइप अपीयर हो। तो मैं वही करता जाऊंगा। राउंड जो है वो आपको पता है कि डोमिनेंट, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में याद रखें कौन सा डोमिनेंट है, तो आप याद रखें कि राउंड जो है वो क्योंकि डोमिनेंट है, डोमिनेंट 4 में से 3 प्रोड्यूस होते हैं। और येलो की बात करें तो ये भी डोमिनेंट है, ये भी 4 में से 3 प्रोड्यूस होगा। 4 4 16, 3 3 9, तो ये 9 ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही इसकी प्रोबेबिलिटी आने की। अब अगर दूसरी बात करें तो आपने देखना है कि राउंड ग्रीन, इसमें ग्रीन को देखें तो ये 1 आउट ऑफ 4 आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर राउंड की बात करें तो ये 3 आउट ऑफ 4 आता है। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, तो मैंने ये 3 का फिगर यहाँ पर लिख दिया आउट ऑफ 16। रिंकल्ड येलो की बात करें तो ये 1 आउट ऑफ 4 होता है, येलो जो है वो 3 आउट ऑफ 4 होता है। तो अगर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 16, यानी कि 16 में से टोटल 3 जो है वो रिंकल्ड येलो फिनोटाइप शो करेंगे। और अगर रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो वो टोटल कितने होंगे, वो 1। जो रिंकल्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये रिसेसिव है तो 1 आउट ऑफ 4 होगी, और ग्रीन भी रिसेसिव है तो ये 1 आउट ऑफ 4 होगी। बस याद रखना है कि डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 3 है, जबकि रिसेसिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो आउट ऑफ 4 1 है। तो जब आप ये अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल, आपके पास आंसर आते जाएंगे। वही मैंने ऊपर की तरफ लिख दी है। तो ये बगैर आप यूनिट्स के ड्रॉ किए भी यहां तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी लिमिटेशंस पे चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। तो लिमिटेशंस में आपने याद रखना है कि अगर 2 अलील्स इस तरह से मौजूद हैं कि उनमें लिंकेज पाई जाती है, क्या कहा मैंने कि उनमें लिंकेज पाई जाती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग लिंकेज पाई जाती है, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ अप्लाई नहीं होता। मेंडल लकी था कि उसने जो ट्रेट्स को स्टडी किया, उनके जीन्स या तो दूसरे एक सेपरेट क्रोमोसोम्स पर मौजूद थे या फिर एक ही क्रोमोसोम पर रहते हुए इतने दूर मौजूद थे कि उनमें कोई लिंकेज ही नहीं पाई जाती थी। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि एलील्स राइडिंग ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों इसको दोबारा सुनना है, नहीं क्लियर होता आज ग्रुप में, दोबारा से हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगी इसको दूर कर लेंगे। डोमिनेंस रिलेशंस, बच्चे डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, लफ्जी मतलब अगर मैं आपको इसका बताता चलूं तो डोमिनेंस का मतलब होता है कि आप किसी पर बर्तरी आपकी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कायनात पर पूरे के पूरे अल्लाह ताला की बर्तरी है और पूरी कायनात के ऊपर उस अल्लाह ताला की डोमिनेंस है। तो इस चीज़ को आप इससे समझ सकते हैं। तो डोमिनेंस की अगर आपको जेनेटिक्स के अंदर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप बताएंगे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील, यानी कि एक अलील का इफेक्ट उसके पार्टनर अलील के ऊपर। लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑन द सेम लोकस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ तो जैसे अगर ये आपके पास एक 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपकी माता जी का और ये आपके पिताजी का, तो आपने देखना है कि अगर यहाँ पर एक इस लोकस के ऊपर ए जीन मौजूद है, इसी लोकस के ऊपर दूसरा जीन जो है वो मौजूद है, तो इस पार्टनर का इस दूसरे पर इफेक्ट होना और कंप्लीटली उसके दूसरे को इफेक्ट को सप्रेस कर देना, ये आपका कहलाता है डोमिनेंस का होना। तो होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गएगा। इस चीज़ को दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे आज ग्रुप के अंदर। आपने देखना है कि डोमिनेंस के अंदर मोस्टली जो है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट फॉर कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस का आइडिया था मेंडल को, जबकि इनकम्प्लीट आपकी को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस का उसको आइडिया नहीं था। कंप्लीट डोमिनेंस में आपने याद रखना है कि एक अलील सप्रेस करता है इफेक्ट ऑफ अदर अलील बाय 100%, यानी कि एक अलील कंप्लीटली डोमिनेंट होगा ओवर इट्स पार्टनर अलील। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कैपिटल आर राउंड शेप का जीनोटाइप है, जबकि स्मॉल आर रिंकल्ड आपके पास शो करता है जीनोटाइप को। अगर इनके गेमीट्स बनते हैं तो आपको पता है कैपिटल आर और स्मॉल आर जब फ्यूज करेंगे तो इंडिविजुअल बनने वाला हेट्रोजाइगोट होगा, लेकिन वो फिनोटिपिकली होगा बिल्कुल अपने पेरेंट उस जैसा जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता था। अब आपको पता है कि इधर टेस्ट क्रॉस की नीड भी पड़ती है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि पेरेंट या तो क्या हेट्रोजाइगोट है या फिर होमोजाइगोट है, क्या वो कैपिटल आर है या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है। और क्योंकि इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज जो हैं वो सेम नहीं होते, आपने याद रखना है इसमें जीनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है, जबकि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 में होता है। और हेट्रोजाइगोट क्योंकि यहाँ पर होता है वो राउंड फिनोटाइप को शो करता है, जस्ट लाइक हिज वन पेरेंट जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा था। अब आपने इसमें क्या चीज़ अंडरस्टैंड की कि ये अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपके पास लिखा हुआ है तो ये कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट होगा इसके ऊपर और वही फिनोटाइप शो करेगा जो इस कैपिटल आर का था। ठीक हो गया बच्चों, इसको चीज़ को आपने रिलेट करके रखना है। तमाम के तमाम ट्रेट्स जो मेंडल ने स्टडी किए थे, तमाम 7 ट्रेट्स, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फॉल करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसे कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस। आप इसको इस चीज़ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है,
कोई वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो आपसे किसी चीज़ में बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी सर्टन चीज़ें हैं जिसमें आप उससे बेहतर हैं, तो आप देखें एक दूसरे पे डोमिनेंट तो हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो डोमिनेंट है, कुछ केसेस में आप डोमिनेंट है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है आपकी भी और उसकी भी एक दूसरे पर। तो ये देखना है कि बोथ अलील्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील टू एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील बाय 100%, यानी कि दोनों अलील ही फेल करती हैं अपने अपने 100% इफेक्ट को शो करने के लिए। जैसे मैंने आपको क्लास की एग्जांपल दी, कार्ल कॉरन्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1899 के अंदर फ्लावरिंग प्लांट था ये, इसको कहते हैं 4 o'clock फ्लावरिंग प्लांट। इसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि इस प्लांट के अंदर जो है वो दो तरह के फिनोटाइप्स पाए जाते हैं, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। रेड कलर का उसने जीनोटाइप कंसिडर कर लिया R1 जबकि वाइट कलर का R2 इनके गेमीट्स जब प्रोड्यूस हुए तो बनने वाला जो हेटेरोजाइगोट था वो R1 लेकिन जो इसमें प्रोमिनेंट बात उसने नोटिस की कि यहाँ पर पिंक कलर शो हुआ, जो वाइट और रेड कलर थे वो टोटली डिसअपियर हो गए इन द F1 जनरेशन। लेकिन फिर इसने क्या किया, इसने इसको जो है वो अपना उसको क्रॉस फर्टिलाइज करवाया दोबारा से R1 को, और इसने देखा कि यहाँ पर जब ब्लेंडिंग हुई F2 जनरेशन के अंदर तो उसमें दोबारा से रीअपियर हो गया ये रेड कलर भी और ये वाइट कलर भी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानने वाली, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और रिलेट करके रखेंगे। जबकि उसने देखा कि पिंक कलर भी अपीयर हो रहा है F2 के अंदर, और वो किस रेशो के अंदर है, वो 2 रेशो के अंदर है, जबकि रेड कलर 1 के अंदर है और जो आपका वाइट कलर है वो भी 1 के अंदर है। और इस बात को मैंने उस दूसरी तरफ मेंशन भी किया हुआ है, जब उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई R1 एंड R2 की, तो उसने देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के जो रेशियोज थे वो दोनों सेम थे, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया है 1:1 में। क्योंकि देखें जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जीनोटाइप है यहाँ पर R1 आपको नजर आ रहा है कि इस पुनेट स्क्वायर में ये एक ही दफ़ा लिखा हुआ है और ये है भी रेड कलर, तो एक दफ़ा रेड कलर अपीयर हुआ, एक ही दफ़ा ये जीनोटाइप अपीयर हुआ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। जबकि पिंक कलर एक दो दफ़ा अपीयर हुआ और इसका जीनोटाइप भी R1 R2 दो दफ़ा अपीयर हुआ, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, और जो R2 है वो भी एक दफ़ा अपीयर हुआ तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। तो ये टोटली जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशोज यहाँ पे थे वो दोनों सेम थे, जिस वजह से हमने यहाँ पर 1:1 लिख दिया। तो इसका जो रेशो था वो बिल्कुल ये था। एक चीज़ जो आपकी पीटीबी की बुक लाइंस मेंशन करती हैं उसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहती हैं कि ब्लेंडिंग वॉज ऑब्जर्व्ड एट फिनोटिपिकल लेवल इन F1। इसको चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ब्लेंडिंग का मतलब है कि शेड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है रेड और वाइट कलर का, जिसको हम पिंक कहते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर पिंक कलर अपीयर हो रहा था F1 के अंदर, तो इसको कहते हैं कि यहाँ ब्लेंडिंग हो रही है। लेकिन अब रीअपीयरेंस जब आई रेड और वाइट कलर की इन F2 तो उसने ये कंफर्म किया कि ब्लेंडिंग नहीं होती एट जेनेटिक लेवल। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है। आपने देखा कि ये दोनों ट्रेट्स, दोनों जो जीनोटाइप से ये वापस से रीअपीयर हो गए, तो इसका मतलब है ये जीनोटिपिक लेवल पे कोई ब्लेंडिंग हमें देखने को नहीं मिली, फिनोटिपिक लेवल पे देखने को मिली। कोडोमिनेंस में आपको जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है ये है कि बोथ अलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर इफेक्ट बाय 100%। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है और आप दोनों ही जो हैं वो एक जितने इंटेलिजेंट हैं, आपके भी 10 मार्क्स आ रहे हैं, उसके भी पूरे के पूरे 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप दोनों को डोमिनेंस में हैं। आप में से किसी की भी एक दूसरे पर डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है और आप दोनों एक जितना इफेक्ट शो कर रहे हैं और आप एक को डोमिनेंट हैं। जैसे एमएन ब्लड ग्रुप की एग्जांपल मिलती है। एमएन ब्लड ग्रुप के अंदर जो आपका एम ब्लड ग्रुप रखने वाला इंडिविजुअल है वो एंटीजन, वो आपका वो आपका जीन क्या नाम है उसको, गेमीट्स को प्रोड्यूस करता है एम, और जो आपका एन ब्लड ग्रुप रखने वाला इंडिविजुअल है वो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है एन। जब दोनों फ्यूज करते हैं तो एम एन बनता है इंडिविजुअल, और जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाता है तो दोबारा से एम ब्लड ग्रुप अपीयर हो जाता है, एम एन आ जाता है और एम एन आ जाता है और आपके पास एन ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। तो इसमें आपने इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके रखना है कि दोनों ही अपना कंप्लीट इफेक्ट शो कर रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एम है तो उसके अंदर एम एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल एन है तो उसके अंदर एन एंटीजेंस प्रोड्यूस होंगे। दूसरी तरफ अगर कोई इंडिविजुअल एम एन है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर सिर्फ एम एंटीजन मौजूद होंगी या फिर सिर्फ एन एंटीजन मौजूद होंगी, उसके अंदर दोनों एंटीजन मौजूद होंगी, एम बी और एन बी। और याद रखना इन एंटीजेंस को प्रोड्यूस कौन कर रहे होते हैं, इनके रिस्पेक्टिव जीन्स। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आई एम आपका जो एल एम का जीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपके एम एंटीजन को, जबकि आपका एल एन का जो जीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपके एन एंटीजन को। इसमें भी आपने याद रखना है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो बिल्कुल सेम होता है और यहाँ पर टेस्ट क्रॉस की कोई नीड नहीं होती। मुझे पता है कि आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या फ़र्क होता है। इस लेक्चर को दोबारा सुनना है और अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा से पूछ लेना है। इसमें कन्फ्यूजन होती है, हमें भी हुई थी तो आपको भी होगी, अंडरस्टैंडेबल है। जो इसमें सेम बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस में कि वो ये है कि दोनों में आपके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब चलते हैं ओवर डोमिनेंस की तरफ। ओवर डोमिनेंस में याद रखना है कि एक अलील अपना इफेक्ट शो करता है मोर देन 100% इन द हेट्रोजाइगोट फॉर्म। हेट्रोजाइगस फॉर्म में एक अलील अपना जो इफेक्ट है वो
100% से ज़्यादा शो कर रहा है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि वाइल्ड टाइप का जो आपके पास इंसेक्ट है वो अपने जब गेमीट्स प्रोड्यूस करता है W+ के, और जो वाइट कलर का वाइट आइज रखने वाला जो इंसेक्ट है, जब वो अपने गेमीट्स को प्रोड्यूस करता है और उनकी फ्यूजन से जो बनने वाला जाइगोट होता है उसकी आइज का कलर ज़्यादा ब्राइट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लोरेसेंट पिगमेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये ओवर डोमिनेंस शो करता है F1 के अंदर। और अब इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होता है ये मुझे आप बताएंगे कि वो क्या होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको रिलेट करें। और इसको अगर आपने जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो निकालना है तो आप क्या करेंगे कि इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर देंगे इस W+ और W को, तो आपके पास इस जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो की समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये यही था बस, इसमें तो ऐसा कोई डिफिकल्ट बात